प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी बहादुर जवानों से मिलकर उनके शौर्य और अटूट साहस का स्वयं भी अनुभव किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान। भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्नपूर्णा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ग्वालियर में रचना और ग्वालियर में लाडली लक्ष्मी के तहत लाभान्वित बालिका खुशी परिहार है। वे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाहेंगे। कहाँ है मेरी लाडली भांजी खुशी? नमस्ते मामा जी। खुश हो? हाँ। अब कितने साल की हो गई तुम? किसी गोद में लेके मैंने उसके हाथ में एनएससी दी थी। तब 2 महीना 3 महीना की जो बेटियां थी वो आज 9th में पहुंच गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं है। पढ़ाई कैसी चल रही बेटी? ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। अच्छा, अभी तो ऑनलाइन चल रही है, ये कोरोना के कारण। अच्छा, ये बताओ कि आगे पढ़ाई में करना क्या है, क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? हाँ। डॉक्टर के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पता है ना? पता है ना? तो बेटी अभी से तैयारी करो, क्योंकि अभी तो तुम्हें 12वीं तक पढ़ना है। थोड़ा सा नई शिक्षा नीति में सिस्टम भी बदल रहा है, और फिर एक बार तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी, हाँ उसकी तैयारी। खैर अभी तो तुम पढ़ो बिना किसी चिंता के। तुमने सोच लिया डॉक्टर बनना है, तो जहां चाह होता राह को निकलना पड़ता, बन जाओगी डॉक्टर। मैंने एक दिन सोचा था कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, जनता के लिए कुछ करना है, तो मैं मुख्यमंत्री बन गया और चौथी बार बन गया। जब मैं बन सकता हूं तो तुम भी बन सकती हो, ठीक है? आज तुम्हारे खाते में ये पैसा पहुंच गया छात्रवृत्ति का? नहीं, अभी अभी क्लिक किया है बेटी। तो अपन ने तय किया था ना लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 रुपया मिलेंगे, और 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000 रुपया। तो वो 4000 रुपया आज मेरी जो भी बेटियां लाडली लक्ष्मी थी 36 लाख से ज्यादा हो गई, जैसा साहब जी बता रहे थे। तो उनमें से जो 9वीं में आ गई उनके खाते में 4000 रुपया जाएगा, और जो 6वीं में आ गई 2000 रुपया जाएगा। मेरी बेटी हमेशा खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, और तुम्हारी हर सफलता से मामा प्रसन्न होता रहेगा। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा बढ़ती रहो, माता पिता का नाम रोशन करो, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करो, खुश रहो। अब मैं नमस्ते बेटी। विकासखंड पार्टी की ग्राम पंचायत गोसाड़ा की बच्चे आशीष सस्ते की मां राहाबाई से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करना चाहेंगे। राहाबाई, आवाज आ रही मेरी? राहाबाई, राम राम मामा। राम राम भांजी, कैसी हो?
क्यों? अरे मंत्री जी भी साथ बैठे हैं, प्रेम सिंह जी। हाँ अच्छा, क्या हाल है? घर सब ठीक है? हाँ ठीक है। अभी जो गोद में है बेटा है कि बेटी है? बेटा है। बेटा है। थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अच्छा, खिलाती पिलाती नहीं हो इसको? हाँ कमजोर है। थोड़ा कमजोर है। हाँ अब इसको मजबूत बनाना है। हाँ तो घर पे क्या खिला रही हो इसको अभी आप? दोस्त खाते। अच्छा अच्छा। दूसरे आंगनबाड़ी से इसको मिलता है क्या घर पे कुछ तैयार पैकेट? हाँ मिलता है पाउडर सत्तू। तो उसका क्या करती हैं आप? खिलाती हो या नहीं खिलाती हो? खिलाती हूँ। हाँ बेटी, वो जरूर खिलाना, और नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे का वजन अच्छा होना चाहिए, और ये खिलाएंगे तो ये कुपोषण जो है ना थोड़ा कमजोर है। बच्चा कमजोर नहीं रहेगा, स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं बच्चा? तो अच्छा होना चाहिए, मोटा ताजा। क्योंकि अभी अगर ये अच्छा होगा तो भविष्य में फिर अच्छा शरीर बनेगा, बलवान बनेगा, ताकतवर बनेगा। अच्छा, ये इसको टीका लगवाया कि नहीं आपने? लगा दिए। कितने टीके लगे हैं अभी? 2। 2 लगे हैं। कुल कितने लगने हैं इसको? 4 लगने शायद हैं। 3 लगे तो 1 बाकी। 1 बाकी है, तो वो भी समय पे आप लगवा लेना, है ना। और अब जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको दूध देना भी शुरू कर रहे हैं। पाउडर आएगा दूध का। अब वो उनके हाथ में जो दिखाई दे रहा है अभी ये। अब ये भी आप पूरा समझ लेना, इसको कैसे घोल के पानी में पिलाना है। 1 गिलास पानी और 1 चम्मच ये पाउडर रख के पिलाना। अच्छा अच्छा, तो पूरा समझ लिया आपने। बहुत अच्छे बेटी, अगर आप इसको ये पिलाओगे। और बाकी सब चीजें, आयरन की गोली भी मिलती क्या बच्चे को? आयरन की गोली नहीं, हाँ वो सिरप, वो पीने का सिरप मिलता है। अच्छा, तो वो भी पिलाते रहना बेटी। हाँ पिलाता हूँ। हाँ, अब ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मेरा भांजा रो रहा है, जरा उसको संभालो, ठीक है? और उसका ध्यान रखो, खुश रहो और बच्चे को स्वस्थ रखो। इसी कड़ी में आगे श्योपुर जिले के विकासखंड श्योपुर की ग्राम पंचायत पांडोला की लाडली बालिका की छात्रा बिया सुमन जो 6ठी क्लास में है, उनके से बात करना चाहेंगे। क्या नाम? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी, कैसे हो? अच्छे हैं। अब कौन सी क्लास में पहुंच गई? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो बेटी? 6वीं में। 6वीं में आ गई? हाँ अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना का पता है बेटी तुम्हें? हाँ पता है? हाँ। तो आज लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी बेटी 6ठी में आ गई तो 2000 रुपया तुम्हारे खाते में जाएगा अभी, है ना। अभी डाल दिए सिंगल क्लिक करके, क्योंकि इस योजना में हमने तय किया था कि बेटी अगर 6ठी में आएगी तो 2000, 8वीं में जाएगी, 9वीं में जाएगी तो 4000, और जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो 1 लाख रुपया और मिलेंगे। कैसी चल रही पढ़ाई बता? अच्छी। अच्छी। क्या बनना है तुम्हें भविष्य में पढ़ के? कलेक्टर। अरे वाह, कलेक्टर बेटी तो फिर कलेक्ट्री करेगी तो खूब विकास के काम करेगी और बच्चों का खूब भला करेगी, ठीक है ना। और अच्छे से योजनाएं चलवाएगी, लागू करवाएगी। अब बेटी बन सकती हो कलेक्टर, बड़ी बात नहीं है। कई बेटियां कलेक्टर है। अभी तुमने देखा होगा कई जिलों में कलेक्टर भी बेटियां होती है। तो अगर हम ठान लें और ढंग से मेहनत करें तो इंसान ही सब कुछ करता है। हम कलेक्टर बिल्कुल बन सकते हैं। मन में हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि मुझे इस स्थान पर पहुंचना है, उसके लिए कोशिश करते हैं तो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और क्या हाल है? घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची सब। अरे सब है, पूरा भरा पूरा परिवार है। और मामा नहीं है?
है। मामा का तो नाम ही नहीं लिया तुमने। हम्म, तो मामा भाभी और मामा यहाँ भी है, पता है ना। हाँ, तो अच्छे से पढ़ना बेटी, हमेशा खुश रहो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, जो योजना मैंने शुरू की थी उसकी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई और उनसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मेरा तो जीवन सफल महसूस होता है मुझे। खूब आशीर्वाद, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। और अब अंत में आज डिंडोरी तेजस्वी ग्रुप ने स्वच्छता समूह ने जो पोषण आहार को से तैयार किया है बर्फी, उनके ग्रुप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से रूबरू होगा, जिनकी सचिव रेखा पेंद्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहेंगे। रेखा कैसी हैं आप? बढ़िया है भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे डिंडोरी जिले के कोदो कुट की उत्पादन को आपने प्रोत्साहन किया, इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हमारे डिंडोरी जिले के समस्त भाई एवं बहन है। मैं भी डिंडोरी जिले के सभी भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं। आपने सचमुच में, आपके समूह ने कमाल किया है। हमारी कोदो कुटकी की पहचान पूरे भारत में करा दी और दुनिया में कराई। सच में जो हमारा तेजस्विनी समूह है वो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। और रेखा जैसी बहनें और उनके साथ जो मेरी बाकी बहनें बैठी है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि महिला अगर चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकती है। तो मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं। अब ये कोदो कुटकी का तो मुझे पता था, प्रोसेसिंग का काम भी करते हैं ना कोदो कुटकी की। जी मैं तो एक बार होके आया था ना। जी कैसा चल रहा है अभी अपनी कोदो कुटकी? पैक होके जा रही है? जी, अच्छा चल रहा है। कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? अभी तो हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में कोदो बर्फी नाश्ते में दे रहे हैं, और जैसे मैगननी है, पर्यटन है, इस तरह की जगह हम लोग अभी दे रहे हैं। तो अच्छे से जितना बनाते हैं पूरा कोदो कुटकी चली जाती है। जी, और आपका जो समूह काम कर रहा है उससे आमदनी कितनी हो जाती है? कोदो कुटकी बर्फी बना रहे हैं, आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो कितना पैसा बच जाता है? इसमें तो अभी 20 से 25,000 महीने में शुद्ध प्रॉफिट निकल जाती है हर महीने? खर्च निकालती, जैसे 1 यूनिट का। और हमारे क्लास में 5 प्रोसेसिंग है, यानी कि जिले में 5 प्रोसेसिंग यूनिट है सबका, यानी कि अपने निकाल की जो है शुद्ध इनकम है 20 से 25,000 शुद्ध इनकम। तो पांचों का मिला के 20-25 हजार इनकम है, या एक का? अलग तो 5 मतलब 1.25 लाख रुपया 5 समूह लगभग हर महीने कमाते हैं। मैं प्रदेश में जो जुड़ी हुई बहनें हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने ये तेजस्विनी समूह बैठा हुआ है और ये प्रोसेसिंग यूनिट चला के छोटी सी, और 25,000 रुपया महीना बचा लेता है। हम अगर बाकी जगह भी प्रयास करें, लोकल चीजें जो पैदा होती है, तो हर समूह ऐसा कर सकता है। ये एक प्रोसेसिंग की जो हमने इकाई यूनिट लगाई, उसमें खर्चा कितना आया था? इसमें खर्चा तो पहले 40-50 हजार, यानी कि पूरा लेबर चार्जिंग ऐसा निकाल दिया था। छोटे रूप में पहले इसको किए। हाँ, छोटी इकाई लगाई थी, बाद में उसको और बढ़ाया। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या क्या बनाते हैं आप? हम लोग इसका ये बिस्किट बनाते हैं और बर्फी तैयार करते हैं। ये बर्फी और बिस्किट कोदों के ही हैं? जी, बहुत अच्छे। ये और ये जो है हम अभी कोदो बर्फी चूरा तैयार किए हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी इसका वितरण। अच्छा, ये बर्फी का चूरा है? जी तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों में ही भेजेंगे आप? जी। हाँ, और क्या क्या कई चीजें रखी है आपके पास समूह? और क्या क्या बनाते हैं? जो हमारी दीदी बनाती हैं। हाँ। हमारे यूनिट भी लगी है। अच्छा, बहुत अच्छे। इसके अलावा गौरी पेंटिंग है, ये हमारी दीदी जो। ये कौन सी पेंटिंग बता रही रेखा? गौरी पेंटिंग है। अच्छा, गौड़ी तो पेंटिंग। पहले जो हम लोग चित्र बनाते थे, हाँ। तो हम लोग उतार लिया है।
बहुत अच्छे, ये तो बहुत सुंदर है। ये कहाँ बिकता है? ये इंडिया ये भोपाल को सप्लाई की जाती है। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पूरे देश में जा रहा है। और ये हमारे कोदो से बने हुए नमकीन। अच्छा, मीठा भी और नमकीन भी, दोनों तरह की चीजें जी। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि बर्फी खाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा, और जब तक उसके बाद नमकीन नहीं खाते तब तक मजा नहीं आता। भैया जी, आपको उन खाने का निमंत्रण दे रहे हैं इसका टेस्ट करने के। तो ये यहाँ कहाँ मिलेगा? वहीं आना पड़ेगा या भेजोगे आप? अच्छा ठीक है, मैं भाभी आके खाऊंगा, आप चिंता मत करो। देखिए, ये हमारी बहनें जो बैठी हैं तेजस्विनी समूह की, ये आदर्श है और ये सबको प्रेरणा दे रही है। इतनी चीज लोकल चीजों से जो हमारे यहां पैदा होती है। अब कोदो कुटकी आज के जमाने में न्यूट्रिशन फूड है, और बड़ी बड़ी जगह बड़े लोग जिन जो अधिक आय वाले वो इनकी डिमांड करते हैं, और उसकी कई चीजें बना के एक तरफ कुपोषण दूर करने का अभियान हमारी बहनों ने चलाया है। और वहीं दूसरी तरफ केवल कुपोषण दूर नहीं होगा, गोडी पेंटिंग से लगा के, कोदो की नमकीन से लगा के अनेकों उत्पाद उन्होंने बनाए हैं जिससे समूह की आय बढ़ी है, और कुल मिला के वो शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे समूह का अभिनंदन करता हूं, और हमारा लक्ष्य है कि इन समूहों को सशक्तिकरण के लिए सरकार इनके साथ खड़ी रहे और ये अपने पांव पे खड़े होकर आगे बढ़ते रहें। मेरी सभी बहनों को रेखा सहित मैं बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ भी भैया जी, हाँ, हम लोग एक और मुहिम चलाए हैं। क्या? हमारे यहाँ जो तेजस्वी की जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ में हम लोग 7 दिन 7 घर तिरंगा थाली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी सभी महिलाएं कुपोषित से दूर रहें। और इसके साथ भी हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र है 140 में हम लोग उनमें भी पोषण वाटिका की 7 दिन 7 घर बनाने के लिए हम लोग अभी इच्छुक हैं। बहुत बधाई आपको। एक बार जो जहां वहीं से ताली बजा के इन बहनों का अभिनंदन करे, इनका स्वागत करे, समूह का स्वागत करे। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं संवेदना और करुणा के धनी, जिन्होंने इस प्रदेश में खास करके गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का स्वारंभ किया है, उनको लागू किया है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में वो समाज के कल्याण की योजनाएं क्रियान्वित हैं। मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित करता हूं कि आज वे सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों से जुड़े जनमानस को संबोधित करने का कष्ट करें। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला एवं बाल विकास विभाग की यशस्वी मंत्री, जो ठेठ अपने घरेलू अंदाज में लेकिन विभाग पर गहरी पकड़ रखते हुए अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से कर रही है, हमारी बहन आदरणीय श्रीमती इमरती देवी जी, अलग अलग जिलों में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे सांसद साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, हमारे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जी, अशोक जी, और प्रदेश में लाखों लोग आज अलग अलग स्थानों से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों, भाइयों, हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, स्व सहायता समूह की बहनें, तेजस्विनी समूह की बहनें, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों,
और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज विश्वकर्मा जयंती है। भगवान विश्वकर्मा निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भवन निर्माण से लेके मशीनें तक बनाने का काम कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी पे छोड़ा था। आज मैं भी विश्वकर्मा पूजन करके आया हूं। एक निर्माता भगवान विश्वकर्मा, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आज एक और विभूति का जन्मदिन है, और वो है हमारे यशस्वी और लाडले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो भी वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माता हैं। गरीब घर में पैदा हुए, बचपन से ही दूसरों की मदद करने की ललक मन में। इसलिए अगर मित्र स्कूल में भूखा है तो अकेला भोजन नहीं कर देते, उसको भी भोजन कराने घर लाते थे। अदम्य साहसी, और काम जो भी हो, चाहे वो चाय बेचने का भी हो, तो वो काम भी पूरी तन्मयता के साथ करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मन में कुछ करने का संकल्प था, उसने हिमालय की गोद में भी तपस्या करने गए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिमालय की कंदराओं में रह के खुद के लिए तपस्या करना, यह भी स्वार्थ ही है। अकेले के लिए क्यों, सबके लिए काम करो। और नरेंद्र मोदी जी भी वापस लौटे, और फिर उन्होंने जो काम किया वो चमत्कार से कम नहीं है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते, फिर संगठन में उन्होंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के, तो अद्भुत किया। और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा। गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में आज उस समय होती थी। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के विकास और नवनिर्माण में उन्होंने ऐसा काम किया कि गुजरात मॉडल स्टेट बन गया। अब वो 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री रहते हुए वो जो काम कर रहे हैं, कोई कल्पना नहीं करता था। जिस ढंग से आज भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो, देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो। अब कल ही हमने कार्यक्रम किया, हर गरीब को राशन, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम सबके लिए। प्रधानमंत्री जी की अद्भुत कल्पना है। इसके पहले 1.25 लाख मकानों में हमने गृह प्रवेश करवाया, प्रधानमंत्री आवास योजना। घर भी हो, घर में बिजली भी हो, रसोई गैस का चूल्हा भी हो, पीने का साफ पानी भी हो, सस्ता राशन भी हो, गरीब की जिंदगी को आसान बनाने का काम। और दूसरी तरफ पूरे देश का विकास कैसे हो। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा,
चाहे देश के सामने जो लंबे समय से पड़ी हुई समस्याएं थी उनका समाधान हो, और चाहे सीमाओं की रक्षा हो, मोदी जी ने अद्भुत और अभूतपूर्व किया है। सचमुच में मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। 130 करोड़ लोग आज उनके साथ खड़े हैं। मैं आप सबकी ओर से उनके जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करता हूं। और आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कल से हमने प्रारंभ किए, वो लोगों के कल्याण के लिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने प्रारंभ किए, और जो लगातार चलेंगे 7 दिन। लेकिन आज मेरा मन गदगद और प्रसन्न है, क्योंकि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों से मैंने बात करी है। ये बेटियां मेरे प्राण हैं। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब 2005 के अंत में नवंबर में मैं मुख्यमंत्री बना था, और मुख्यमंत्री बनते ही मेरे मन में एक ही बात थी कि बेटियों के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। और ये ऐसी बात नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे याद आई हो। मैंने बचपन से अपने घर में, अपने गांव में बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बेटे का जन्म होता था, मैं तो गांव में पैदा हुआ, तो माता भी खुशियां मनाती थी। मिठाई बढ़ जाए, कोई ढोल धमाके भी बजवा दे, और कई जगह तो हर्ष फायर, हवाई फायर होते थे कि बेटा आया है, और मायके वाले भी आ जाते थे लड़ुआ फड़ुआ लेके। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां का भी चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो, कहीं की आफत आ गई हो। और पहली बिटिया के बाद कहीं दूसरी और तीसरी हो गई तो और आफत। फिर तो सासे ही जीना हराम कर देती थी। 2 मौड़ी हो गई, 3 मौड़ी हो गई, बेटा कब आएगा। मेरा मन बेचैन रहता था, बेटा और बेटी में आखिर ये भेदभाव क्यों। एक मां की पेट से दोनों जन्म लेते हैं। एक ईश्वर ने सबको बनाया है, और वैसे भी बेटियों के बिना, बहनों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन हम तो उस जमाने में अपने गांव में देखते थे, पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पति का अधिकार था कि वो थप्पड़ या लठ से अपनी पत्नी को पीट दे, और कोई बचाने भी नहीं आता था कि उसकी औरत है, उसकी पत्नी, वो जो चाहे करे, मारे चाहे पीटे। और ये देख के मन में बड़ी वेदना होती थी। और तब से, बचपन से मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटों की तरह बेटियों को भी लाड़ प्यार मिले। आज तो जमाना बदल गया है, लेकिन उस जमाने में बेटियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे ज्यादा। क्या करेगी, रोटी थापो, कंडा बनाओ। गांव में तो यही कहते थे, ससुराल जाओगी तो रोटी नहीं आएगी तो क्या करोगी। और तब से ये वेदना होती थी। मैं एक जगह एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं बोलता बचपन से था, तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि नहीं आए थे तो टाइम काटने के लिए मुझसे कहा कि तुम 5 मिनट बोलो। मैंने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते कहा कि बेटा और बेटी बराबर मानो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बोले बड़ी बड़ी बात कर रहा हो, बेटी को बांध दो, बेटी को बांध दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, आ गया बेटी को बांध दो। और तब मुझे सच में ये लगा, ये सच्ची घटना है कि भाषण से बेटी नहीं बढ़ेंगी, बेटे के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं विधायक बना, सांसद बना, तब भी मैं बेटियों के विवाह का कार्यक्रम अपने मित्रों के सहयोग से करता था, गरीब बेटियों के। लेकिन मन में एक लगन लगी थी कि बेटियों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बेटा और बेटी बराबर हो जाए, बेटी का जन्म अभिशाप ना रहे, वरदान बन जाए। और जब मुख्यमंत्री बना तो पहले दिन मैंने ठान लिया कि ऐसी योजना बनानी है कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, बस, जिसे बोझ ना लगे बिटिया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अपने अफसरों को बुलाया। इकबाल सिंह बैस तब मेरे
प्रमुख सचिव होते थे। अनुराग जैन भी मेरे सीएमओ में ही थे, अभी दिल्ली में पदस्थ है। और मैंने निर्देश दिया कि हमको तो एक ऐसी योजना बनानी है जिससे बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। अब इनने शायद पहले सोचा होगा कि नए नए मुख्यमंत्री बने, जोश है, कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा लगातार। और बनाते बनाते हमारी टीम ने मिलकर ये लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अच्छा, विरोध भी बहुत हुआ। फाइनेंस ने कहा कि इतना पैसा कहां से दे देंगे, पता नहीं कितनी बेटी हर साल पैदा हो जाए, तो उतना पैसा बजट से कहां से भरेंगे। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, लाडली लक्ष्मी योजना तो बनेगी। और लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। 2006 में हमने लागू कर दी। और मुझे अभी तक याद है, गौहरगंज में रायसेन जिले के पहला कार्यक्रम एनएससी देने का हुआ था। तब छोटी सी बिटिया को अपनी गोद में लेके और लाडली लक्ष्मी की एनएससी दी थी, तो मेरा मन गदगद हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन सफल हो गया हो। और तब मेरी बहनों भाइयों, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतने समय तक मुख्यमंत्री रहूंगा। मुझे तो लगा कि चलो एक योजना बन गई और ये ऐसी बनेगी, कोई आसानी से बंद नहीं कर पाएगा। और बनी तो ऐसी बनी कि फिर हर एक राज्य ने बनाई, अलग अलग नाम से बनाई हो भले, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना फिर इतनी पॉपुलर और प्रभावी हुई कि अलग अलग राज्य सरकारों को फिर अलग अलग नाम से, किसी ने भाग्य लक्ष्मी, किसी ने वैभव लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी योजना को बनाया। और आज तो मेरी प्रसन्नता का आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मैंने देखा मेरी बेटी सामने बैठी 9वीं में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, और कह रही कि मैं डॉक्टर बनूंगी। जब ये बिटिया कहती है 9वीं में पढ़ने वाली, मामा मैं तो 9th में हूं और डॉक्टर बनूंगी, लाडली लक्ष्मी हूं। मेरी बेटी 6वीं में पहुंच गई। और जब हमने तय किया था बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी के साथ 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, फिर 11वीं में 12वीं में अलग छात्रवृत्ति का पैसा, और बाद में जब ये 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया अलग से मिलेगा। और आज इन बेटियों को देख के मैं गदगद हूं। कोशिश ये रही है मेरी बहनों कि ढंग से महिला सशक्तिकरण का काम हो, मां बहन और बेटी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि ये धरती वो धरती जहां आज नहीं, हजारों साल पहले कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां रहेंगे? जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से कई बार ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने कोशिश की कि सरकार हम मां बहन और बेटी के साथ खड़ी कर दें। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो पैदल नहीं जाने देते, साइकिल देके कहते हैं बिटिया रानी साइकिल पे बैठ के जाना। स्कॉलरशिप की अलग अलग योजनाएं। 12वीं में अगर गांव में 60% से ज्यादा नंबर लाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5000 और पाए। फिर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा हमारी बेटियों की है, और मेधावी है तो बेटियों चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने का भी इंतजाम किया है। और बड़ी हो जाए तो शादी की भी चिंता मत करना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फेरे भी मामा पड़वाएगा। बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अब फिर योजना चालू हो गई। तो बिटिया की शादी और शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म दे तो लड़ुआ के भी पैसा, जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000। रोजगार और सशक्तिकरण के लिए अनेकों प्रयास।
जन्म लेने से लेकर अंतिम सांस लेने तक पूरी सरकार मां, बहन और बेटी के साथ हमने खड़ी की। और महिला सशक्तिकरण मेरे लिए नारा नहीं है, मेरी जिंदगी का मिशन है। उसको हर हालत में हम करके रहेंगे। आज भी कई बार कहीं बेटियों के साथ अन्याय होता है तो मन आक्रोश और पीड़ा से भर जाता है। और जब हमने एक कानून बनाया कि मासूम बेटियों के साथ अगर दरिंदगी या दुर्व्यवहार होगा तो सीधा अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। अभी भी इक्का दुक्का घटनाएं प्रकाश में आई तो हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका रोजगार, आपकी इज्जत, ये मेरा मान सम्मान और इज्जत है, सरकार की इज्जत है। और इसलिए मैं लाडली लक्ष्मी बेटियों को बधाई देता हूं। लगातार ये योजना जारी रहेगी और मेरी बेटियां लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अभी हमने कुछ माताओं से बात की, गोद में बेटा बेटी थे, बच्चे थोड़े कमजोर थे। अगर बेटा बेटी कमजोर होंगे तो देश मजबूत नहीं हो सकता। 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पीएम मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं, पोषण मिशन, पोषण मिशन प्रारंभ करेंगे। और पोषण मिशन का आगाज हुआ था। उन्होंने यह भी कहा था, सही पोषण तो देश रोशन। ये कुपोषण कलंक है मध्य प्रदेश के माथे पर। हमको इस कलंक को दूर करना है। बच्चे सुपोषित हो, बच्चे स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। और एक तो हम ये भी सोचें कि एक बच्चे उतने ही हो जिनको हम स्वस्थ रख सकें, जिनको भरपूर भोजन दे सकें, जो जरूरत है उसकी पूरी कर सकें। कई बार हम देखते हैं कुछ जगह अभी भी जब माता के साथ बच्चों की संख्या ज्यादा होती तो माता का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। बच्चे भी फिर दुबले पतले कम वजन के कुपोषित पैदा होते हैं। विवाह भी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। अब हालांकि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कई जगह अभी भी है। कानून अपनी जगह है, लेकिन सही उम्र में 21 साल से पहले विवाह बेटी का नहीं होना चाहिए। कानून 18 साल था अभी ये सीमा। जब पूर्णतः स्वस्थ रहे, विकसित रहे शरीर, तो मां भी स्वस्थ रहेगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि कुपोषित होते हैं तो कई बीमारियां जकड़ती है। माता भी कुपोषित होती है तो मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती है। और आज के युग में बच्चे चले जाएं आके, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है? इसको हमें दूर करना है। इसलिए आज मैं विभाग को, मंत्री जी को और सारी टीम को बधाई देता हूं। आपने पोषण की नई रणनीति बनाई है और ये पोषण का काम अगर होना है तो अकेले सरकारी विभाग नहीं कर सकते। सरकार के साथ समाज को जुड़ना पड़ेगा भाई। आज तो हम एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। जो अति कुपोषित बच्चे हैं या कम पोषित बच्चे हैं, ऐसे 8 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी में दूध, मीठा दूध दिया जाएगा। सांची जो दूध बनाता, दूध पाउडर, उसको घोल के बच्चों को पिलाना है। यह बच्चों को सुपोषित करने में सहयोगी होगा। आज उसका प्रारंभ हो रहा है। मेरी तेजस्वी समूह की बहनों ने मीठी बर्फी का चूरा भी बनाया है।
ये लोकल उत्पाद है। जरूरी नहीं कि आप महंगी चीज बच्चों को खिलाएं। अब बनने वाली अच्छी चीज अगर आप बच्चे को खिलाते हैं तो उससे भी बच्चा मजबूत बनता है। मैं रेखा और उसकी टीम के साथ साथ तेजस्विनी और स्व सहायता समूह की सभी बहनों से कहना चाहता हूं, समाज के मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि लोकल उत्पाद पर बनने वाली ऐसी चीजों को आप बनाइए। ये बच्चों को पोषण देंगी। और मुझे बताते हुए और खुशी है कि अगले सप्ताह शायद मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य होगा जो अपनी पोषण नीति को लागू करेगा। हमारी पोषण नीति बन के तैयार है। मध्य प्रदेश को हम कुपोषित नहीं रहने देंगे। सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए अभियान, यह पोषण नीति स्वस्थ निरोगी समाज की रचना करेगी। यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन फिर एक बार कहना चाहता हूं, सरकार कुछ भी करे, एक सरकार यहां के गांव में बच्चों का, वार्ड में बच्चों को पोषण दूर नहीं कर सकती। और इसलिए आज विभाग ने एक और योजना बनाई है, पोषण सरकार बनाएंगे हम, पोषण सरकार। और पोषण सरकार मध्य प्रदेश में राजधानी में नहीं होगी, वल्लभ भवन में नहीं होगी। पोषण सरकार हर गांव में होगी। पोषण सरकार शहर के वार्ड में होगी। और पोषण सरकार में केवल आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, आंगनबाड़ियां होंगी, स्थानीय पंचायत, ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। अगर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है तो उनके प्रतिनिधि होंगे। फिर हमारे स्वयं सहायता समूह होंगे, तेजस्विनी हो चाहे बाकी हो, सौर्या दल, स्कूल का प्रबंधन, वन समिति, समाज के प्रमुख लोग, अलग अलग जितने लोग हमारे समाज का भला सोचने वाले व्यक्ति या संस्थाएं हैं, उन सबको सम्मिलित करके हम बनाएंगे पोषण सरकार। और पोषण सरकार का काम क्या होगा? इस पोषण की नीति को अपने गांव में ढंग से लागू करना, समाज के साथ मिलकर। कोई एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये एक मंत्री का काम नहीं है। पोषण का काम है तो हम सबका काम है, और ये सबको मिलकर करना है। ये जो पोषण नीति जारी हुई है, इसको पोषण नीति तो लागू होगी, लेकिन आज जो हमने एक कार्य योजना जो बनाई है, इसको हम लागू करेंगे। ये पोषण का जो कार्यक्रम है केवल एक माह नहीं चलेगा, ये लगातार चलने की आवश्यकता है। तो पोषण सरकार का गठन सब करें। पोषण में जो व्यक्ति और समूह शासकीय गैर शासकीय सहयोग करे, उनकी पोषण सरकार। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं, सारे कलेक्टर्स अपने यहाँ चिंता करें, प्रभारी मंत्री अपने यहाँ चिंता करेंगे, सांसदगण करें, विधायकगण करें, सामाजिक कार्यकर्ता करें, राजनीतिक कार्यकर्ता करें, कोई आपत्ति थोड़ी है इसमें। और फिर एक काम और, अन्नपूर्णा पंचायत बनाने का काम। यह अन्नपूर्णा पंचायत क्या है भाई? गांव की आंगनबाड़ी में ये प्रयोग करें, एक पोषण मटका रख दिया जाए। और पोषण मटके का क्या करेंगे? अगर हमारे यहां कोई सब्जी होती है, अनाज होता है, और हम पैदा नहीं करते और हम अपने घर के लिए खरीद के लाते, तो हम पोषण मटके में भी चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, थोड़ा सा डाल दें, ताकि वो आंगनबाड़ी के बच्चों के काम आए। आप कल्पना करिए, अगर एक पंचायत में 150-200 परिवार से कम होते हैं, इससे कम नहीं, ज्यादा ही होते हैं,
अगर 10-15 परिवार कोई चीज एक दिन डाले, कोई दूसरे दिन डाले, कोई तीसरे दिन डाले, तो हमारा तो पोषण मटका भर जाएगा। फिर आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के लिए ना सब्जी की कमी होगी, ना फल की कमी होगी। अरे सरकार दूध का पाउडर दे रही, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है कि दूध ही दे दे दान, तो दूध की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। ये चीजें यहां से तय नहीं की जा सकती कि क्या क्या देना है। आपके गांव में जो होता है उसके आधार पर भाई आप तय कीजिए। फिर अगर तेजस्विनी जैसा समूह है तो कुछ बना के कोदों की कुटकी की बर्फी का चूरा भी डाल सकता है थोड़ा। देखिए, थोड़े थोड़े सहयोग से बहुत बड़ा काम होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पंचायत में, आपके वार्ड में सारे बच्चे स्वस्थ रहे? क्या जवाबदारी केवल सरकार की, आंगनबाड़ी की है? हम सबकी जवाबदारी मेरे बहन और भाई। इसलिए आपके पंचायत में पोषण मटका रखा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई मट्टी का ही मटका रखो। वो मटका हो सकता है कोई सामान रखने का और कोई पात्र हो सकता है, वो लोहे का भी हो सकता है, वो दूसरी चीजों का भी हो सकता है। स्वेच्छा से लोग चीजें डालेंगे, ये जरूर करना चाहिए। और ये मैं भाषण दे रहा हूं तो मैं भी ये तय कर रहा हूं कि अपने पास की आंगनबाड़ी में रोज कुछ ना कुछ मैं भी डलवाऊं। शायद प्रत्यक्ष रूप से रोज मुख्यमंत्री हूं, नहीं जा पाऊं, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में पोषण वाटिका है। मतलब अब फल तो नहीं होते, सब्जियां पैदा होती हैं। फल होते, आम आते हैं, बड़े बड़े पेड़ है पुराने जमाने के, तो कभी कभार गर्मियों में रेगुलर फल नहीं है, लेकिन सब्जियां होती है। और वो सब्जियां भी हम ऑर्गेनिक करते हैं। मतलब हमारे यहां गाय भी है, गाय का गोबर खाद के रूप में डलता है। एक बात और बताऊं, मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 2 गाय लेके आया था वो मुख्यमंत्री निवास, और जब 13 साल हो गए तो लगभग 43-44 गाय हो गई। अब बाकी तो हमने रख दी खेत में, लेकिन फिर 2 ले आए हम। तो वो गाय अभी भी बंधी है, उन्हीं का दूध पीते हैं और उनको ही गोबर अपनी आंगन, जो हमारी पोषण वाटिका कह लीजिए। अब अंग्रेजी में शहर में लोग कहते हैं किचन गार्डन, तो उसी में गोबर डलता है। गोबर की खाद, मतलब वो खाद बनाते भी हैं। तो वो उसमें जो सब्जी पैदा होगी, वो मैं जो भी पैदा होगी, अगर रोज निकली तो रोज, और इक्का दुक्का दिन छोड़ के निकली तो जरूर मैं अपने पास की आंगनबाड़ी के मटके में या बर्तन में भिजवाऊंगा। क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, भाषण दे के नेताजी चले गए, खुद कुछ करना ही नहीं है, तो फिर दूसरे भी नहीं करेंगे। अगर दूसरे करें तो पहले अपन को करना चाहिए। तो आप सबके सामने आज मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं भी पोषण मटके में ये डलवाऊंगा सब्जी। कभी घर फल आते हैं तो फल क्यों नहीं डलना चाहिए? हम अपना स्वभाव बना लेंगे, कुछ ना कुछ हम इन बच्चों के लिए निकाल के रखेंगे। देखो, पुराने जमाने में भारतीय संस्कृति देखो, आज पितृमोक्ष अमावस्या कई जगह लोग मनाते हैं। हम भी आए तो पहले पितरों को जल देके, और फिर हमारी पत्नी ने बाकायदा पत्तों पे 5 हिस्सा रखे थे। उनमें पूड़ी, खीर, पापड़, भजिया, सब चीजें। और काय के थे, एक कौवे का, एक गौ माता का, एक कुत्ते का, एक चींटी का। अब ये परंपरा क्या थी? ये कुछ जगह निर्वाह होती, कुछ जगह नहीं होती, लेकिन ये परंपरा क्या थी कि दुनिया में जो पैदा हुए सबको अधिकार देना चाहिए। अब बाकी चीजें छोड़ दो, कम से कम जो हमारे बच्चे हैं हमारे गांव के, वो स्वस्थ रहे, इसलिए हम कुछ निकाल के दे सकते हैं। रोज नहीं दे सकते, हफ्ता भर में एक बार बाजार से सामान लाओ, थोड़ा सा डाल दो। और वैसे ही पोषण वाटिका हर पंचायत में जाए।
सब्जियां लगाएं, जहां संभव हो फल के लगा सकते हैं। कुछ फल बहुत जल्दी आते हैं, बरसों नहीं लगते आजकल। तो ये अगर हम करेंगे तो ये बड़ी सेवा होगी, एक अभियान होगा। हो सकता है कि आज ऐसे अभियान के लिए संकल्प ले लो, और मैं तो कह रहा हूं आप संकल्प लो। बिना इसके हम अपने बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकते। और ये पोषण सरकार की जवाबदारी होगी कि आंगनबाड़ी में टीकाकरण का काम हमारी पंचायत में 100% होगा। साहब क्यों आंकड़े आते हैं कि 80% हुए, 75% हुए, 100% करेंगे। आयरन टॉनिक जो दवाई दी जाती है वो पूरी की पूरी हम देंगे। ये कर सकते हैं, ये हमको करना चाहिए। एक प्रयोग और कर सकते हैं, साप्ताहिक बाल भोज जैसा। अगर अपने घर में कोई मंगल प्रसंग आया, मान लीजिए कोई की शादी हुई, तो वो ये तय करे कि शादी में खिलाया, अब मैं एक भोजन अच्छा आंगनबाड़ी के बच्चों को दूंगा। वो शादी के उपलक्ष्य में खिला सकता है। वो बच्चों के जन्मदिन जो सक्षम और समर्थ हो, उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मध्यम वर्गीय है। तो आंगनबाड़ी के 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो एक दिन का एक समय का भोजन मेरी तरफ से। कोई का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में करा सकता है। कोई की शादी की वर्षगांठ है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कह के, और हम शादी की वर्षगांठ में पति पत्नी दोनों मिला के ऐसे कुछ प्रसंग निकाले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गांव में हर हफ्ते हो सकता है। 52 हफ्ता साल भर में होते हैं, तो 52 तो ऐसे लोग निकल सकते हैं। जन्मदिन में, शादी की वर्षगांठ पे, विवाह की खुशी में बेटा बेटी के, और किसी प्रसंग पे, या माताजी पिताजी की स्मृति में हम एक भोजन साल में कराएंगे। तो मुझे लगता है हर हफ्ते हो सकता है। तो ये साप्ताहिक भोज भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि समाज अगर ऐसे जुट गया तो पूरी तरह से कुपोषण को हम दूर कर पाएंगे। मेरे भाव समझिए, भावनाएं समझिए। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, एक महाअभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं कुपोषण समाप्त करने का। तो गैर सरकारी, सरकारी सारे तंत्र को जुटना पड़ेगा। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि 600 आंगनबाड़ियों का लोकार्पण हुआ है। हमारी मंत्री जी हमसे कह रही थी कि कई जगह किराए के भवन में लग रही है भैया, और वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कोई का सामान रखा, उनका चूल्हा चौका, तो ऐसे में अच्छे से चल नहीं पाती। तो 600 आंगनबाड़ी भवन बन गए। आगे भी ये अभियान जारी रखेंगे। और अब आंगनबाड़ियों का तो महत्व और बढ़ गया। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा के पहले की शिक्षा। वो क्या KG1 KG2 कह सकते हैं इसको, पढ़ाई के पहले की पढ़ाई। उसके लिए आंगनबाड़ी का भवन जरूरी है। अच्छे भवन सब जगह बने, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अभी मंत्री जी ने बताया कि 12वीं पास और अच्छे नंबर मेरिट में जो आते हैं उनको लेते हैं, तो सबको ढंग से पढ़ा भी सकते हैं। तो ये और बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर आई है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आंगनबाड़ी की बहनें और पोषण सरकार, जिसमें हम सब शामिल हैं, मिलकर इस काम को बेहतर कर पाएंगे। कोरोना काल में भी हमने कोशिश की है कुपोषण के खिलाफ बेहतर काम करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 2,44,000 बहनों के खाते में 115 करोड़ रुपए डले। हमारी शहरिया बेगा भारिया बहनों के खाते में 100 करोड़ रुपए के आसपास हमने पोषण के लिए डाले, ताकि वो अच्छा भोजन करके खुद भी स्वस्थ हो। आइए मेरे बहनों और भाई, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।